आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है इंटरफेरेंस एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग रखनी है टॉप टू बॉटम, तभी ये पूरा का पूरा चैप्टर का ये पोर्शन है आप समझ पाओगे। इस चैप्टर में जो कटा हुआ पोर्शन है उसमें यही पार्ट इम्पॉर्टेंट है। डी फ्रैक्शन में सिर्फ आपको डायरेक्ट बेसिस पे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, तो कुछ खास आपको देखने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो बच्चे, इंटरफेरेंस क्या होता है हम स्टार्टिंग से बताते हैं आप लोगों को। देखो बच्चे, जब दो वेव्स किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट है P, यहाँ पर दो वेव्स आ रही हैं अलग अलग जगह से। अरे बच्चे बीच के ख्यालों में मत जाओ, इधर देखो, इधर देखो। आप लोगों को कमेंट के लिए मना किया ना, इधर देखो। देखो बच्चे, दो वेव्स हैं, एक वेव यहाँ से आ रही है मान लो, और एक वेव यहाँ से आ रही है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे कैसा कंबाइन इफेक्ट क्रिएट होगा ये डिपेंड करेगा जो दो वेव वहाँ पर आ रही हैं वो किस तरीके से मिल रही हैं। अब किस तरीके से मिलने का मतलब क्या है, एक तो हो सकता है सेम फेज में मिले, एक हो सकता है अपोजिट फेज में मिले। सेम फेज का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चे, इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट, देख रहे हो, दोनों एक साथ ही हैं। और हो सकता है ऐसा भी होता कि इस पॉइंट पे दो वेव आ रही होती और वो आपस में जब ओवरलैप करती इस पॉइंट पे, जैसे मान लो किसी पॉइंट पे, तो अपोजिट आती, मान लो एक दूसरे के अपोजिट। ये तो बस ऐसे डायग्राम दिखा रखा है। अगर ये एक दूसरे को अपोजिटली मिल रही हैं तो एक दूसरे को एक तरीके से क्या कर रही हैं, ये वेव्स कैंसिल कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कैंसिल। किसी एक पॉइंट पे दो वेव पहुंच रही हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, अगर किसी एक पॉइंट पे दो वेव पहुंच रही हैं, उस पॉइंट पे कंबाइन इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर दो वेव किस तरीके से मिल रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही हैं। कई बार इसे कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की तरह यूज भी बोला जाता है। यहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट में है, सेम फेज है, कंस्ट्रक्शन करेंगी, एक दूसरे को बूस्ट करेंगी। ऐसा कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ रहो वो आपको बूस्ट करेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो जो आपको कैंसिल करें, मतलब आपको डिस्ट्रक्ट करें। तो यहाँ पर ये वेव एक दूसरे को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रक्ट कर रही हैं। यहाँ पे आपको ये क्या कर रही हैं, कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ किस केस में नेट इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और किस में नेट इफेक्ट कम हो जाएगा, ऊपर वाले में नेट इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में मिल रही हैं। सेम फेज मतलब दोनों सिंक्रोनाइज हैं, दोनों ऊपर से नीचे आ रही हैं। यहाँ पर एक ऊपर से नीचे आ रही है और एक नीचे से ऊपर आ रही है। यहाँ पर दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है। क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट। तो इंटरफेरेंस का सबसे मेन रूल यही होता है बच्चे, किसी एक पॉइंट पे दो वेव पहुँचती हैं तो किस तरीके से वहाँ पर मिलेंगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बताता है उस पॉइंट पे क्या होगा। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, वेव्स है, हम पानी में भी देखते हैं, वाटर में भी वेव्स क्रिएट होती है, लाइट भी एक वेव है। तो कैसे उसका इंटरेक्शन होगा इसके बारे में हम ये स्टडी करते हैं। तो अभी देखो बच्चे, हम धीरे धीरे करके आएंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है। एक्चुअल में इसकी कहानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से चालू होगी मेन तो। बट यहाँ पर क्या होता है कि हम आपको कुछ फॉर्मूलेस देते हैं कि क्या रिजल्टेंट प्रोड्यूस होता है। क्या रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एक वेव पहुंची, यहाँ पर दो वेव पहुंची, दोनों का वजह से जो नेट इफेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। तो देखो बच्चे, जैसे मान लो दो वेव्स आ रही हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एम्पलीट्यूड मतलब पता ना चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, A1 है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है, A2। ये एम्पलीट्यूड पता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट A2। अगर एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो किसी भी पॉइंट पे जैसे दो वेव्स आके मिलती हैं, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है। कैसे आया, कहाँ से आया, अभी बच्चे इसका कोई पूछना नहीं, बस हमें फॉर्मूले देखने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले कभी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, वैसा ही फॉर्मूला होता है बच्चे ये भी। बट यहाँ पर क्या है, फाई क्या है, मेन बात तो है। वहाँ फाई क्या होता था, जैसे दो वेक्टर होते थे हमारे, एक वेक्टर A था, एक वेक्टर B था, उनका रिजल्टेंट निकालते थे। तो फाई जैसे मान लो वहाँ क्या होता है, जैसे एंगल दिखाया वहाँ पे वो एंगल क्या होता था, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता था। बट यहाँ पर ये फाई एंगल क्या है, यहाँ ये फाई एंगल ये है बच्चे, दो वेव्स जो मिल रही हो किस फेज में मिल रही हैं। अब आप
का ये क्वेश्चन रहेगा कि फेज हम कैसे पता लगाएं, कैसे मिल रही है। देखो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, दो वेव्स किसी भी प्रकार मिल सकती हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट पे मिल रही है, तो एक वेव इधर देखो, एक वेव जैसे मान लो आ रही है ऐसी इस पॉइंट पे ऊपर से नीचे, ये दूसरी वेव भी ऐसे ही आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेम फेज। क्या बोलेंगे, सेम फेज। मतलब या फिर दोनों नीचे से आ रही हूँ, उसे कहेंगे सेम फेज। जब दोनों ही वेव एक ही तरीके से आ रही हैं कि पॉइंट पे, उसे कहा जाता है सेम फेज। अगर फेज सेम हो, फेज सेम हो तो फेज डिफरेंस जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे जो फाई जो होता है ये फेज डिफरेंस होता है। क्या होता है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। और अगर फेज सेम हो तो फेज डिफरेंस, क्योंकि दोनों सेम है तो फेज का कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब ये तो हमने बात की जब सेम फेज में मिल रहे हैं। मान लो ऐसा भी हो सकता है अपोजिट मिले। अपोजिट मतलब एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव उसको नीचे से क्या कर रही है, कैंसिल। देखो ये जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, इसमें दोनों अपोजिट मिल रही हैं। जिसमें जैसे हमने सेम फेज दिखाया है, इसमें क्या है, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट फेज। क्या है, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज मतलब एक दूसरे को जस्ट अपोजिट। इसमें फेज डिफरेंस पाई का होता है। अब यहाँ पर बच्चे सोचते हैं पाई कैसे। देखो यार एक्चुअली दो वेक्टर होते हैं। जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक दूसरे के अपोजिट है। इनके बीच में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। दो वेक्टर एक दूसरे के ठीक अपोजिट तब होते हैं जब उनमें कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। मतलब कभी आपका कोई दूसरा बंदा आपसे अपोजिट है तो आप कहोगे तो मेरी बनती नहीं है, और फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलोगे कि वी आर 180 डिग्री विथ ईच अदर। समझे। हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलोगे, जैसे मान लो ये है फ्रेंड्स, इसकी किसी लड़की से लड़ाई हो गई क्लास में। अब किसी दोस्त ने कहा भाई इससे मदद मांग ले, भाई मदद मांगने के नाम पर जाएगा, बट वो कहेगा कि यार मैं नहीं जा सकता, वी आर 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। और ये वो उसकी राहें अलग है, मेरी राहें अलग है। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन है बच्चे है। अब ये बात है, इधर देखो बच्चे, अब ये बात है बच्चे, देखो बच्चे, क्या वेव्स हमेशा 0 और 180 के फेस पे ही मिलती हैं, क्या किसी और फेस पे नहीं मिलती? ऐसा नहीं है बच्चे। 0 180 बीच में और किसी फेस पे भी वेव्स क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। जैसे मान लो दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। बट हमने दो ही चीज़ को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया, मतलब मैंने आपको दो ही चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यों बताया? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ मेरा एक पर्सनल रीज़न है कि अगर सेम फेज में मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्टेंट देखने को मिलता है, और जस्ट अपोजिट फेज में मिलती है तो बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने बताया। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा अनइवन ओवरलैप करे। अनइवन मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? अनइवन मतलब जैसे ठीक ऐसे ऐसे नहीं, कुछ रैंडम ओवरलैप। जैसे मान लो एक वेव तो यूँ आ रही है और एक वेव कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। मतलब प्रॉपर एक दूसरे को अपोज भी नहीं करी, प्रॉपर एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करी। जैसे दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल भी हो सकता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, अपोजिट भी हो सकता है, और कोई और एंगल भी हो सकता है। तो ऐसे के केस में कुछ भी हो सकता है। बट हमने दो ही चीज़ की खास बात की है, क्योंकि जब वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, मतलब सेम फेज में होती हैं, तो रिजल्टेंट ज़्यादा सबसे मैक्सिमम मिलता है, और जब अपोजिट होती हैं तो रिजल्टेंट सबसे मिनिमम मिलता है। तो हमने दो केस डिस्कस किए, समझे। जैसे मान लो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ब्लॉक है, इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन के और 5 न्यूटन के। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम फोर्स कब होगा? मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब दोनों ही फोर्स एक डायरेक्शन में लगे। जैसे मान लो इस पे 10 इधर भी लग रहा है, 10 और 5 इधर ही लग रहा है, तो 15 हो जाएगा। और मिनिमम कब होगा, जब 10 और 5 एक दूसरे के नहीं बच्चे अपोजिट हो, जब जस्ट अपोजिट हो तो मिनिमम होगा। 0 में जब सेम फेज में होंगे सबसे ज़्यादा होगा, अपोजिट फेज में होंगे सबसे कम होगा, बीच में जो वैल्यू होगी वो इंटरमीडिएट होगी। क्या होगी, बीच की वैल्यू होगी। तो ऐसा है कि दो वेव जब इंटरफेयर करती है तो जस्ट अपोजिट मतलब डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है, कंस्ट्रक्शन भी कर सकती है, और इंटरमीडिएटरी कुछ भी हो सकता है। तो हम उसी फिगर्स ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा उल्टा, इसलिए मैंने आपको क्या किया, सिर्फ बता दिया। बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। बट हमारा मेन यहाँ पर ज़्यादातर ये रहता है जस्ट जिसमें बिल्कुल सेम फेज हो या जिसमें बिल्कुल अपोजिट फेज हो। अभी बताएंगे बच्चे, बिल्कुल बताएंगे। बट पहले मुझे बताओ किसी को कोई यहाँ पे कोई चीज़ें मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, फेज किस तरीके से और डिसाइड होता है। जैसे फेज और कैसे डिसाइड होता है, देखो जैसे एक चीज़ बच्चे मैं आपको और समझा देता हूँ। इधर देखो बच्चे,
जैसे ये आपने सेम फेज अपोजिट फेज देखा। अब मान लो बच्चे ये है, दो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं, मान लो एक वेव होती है ये पूरी, ठीक है, ये एक पूरी वेव होती है। एक वेव एक साइकिल कहलाती है, एक साइकिल मतलब एक, क्योंकि आफ्टर दैट वो वेव फिर से क्या करती है, रिपीट करती है, और उसको साइक्लिक फॉर्म में 2 पाई बोला जाता है, क्योंकि आफ्टर दैट ये वेव दोबारा से रिपीट करती है, साइक्लिक फॉर्म में 2 पाई बोला जाता है। 2 पाई का मतलब ये होता है कि आफ्टर दैट दिस वेव विल रिपीट। आधी वेव पाई होती है, कितनी होती है, पाई, और इसकी आधी क्या होती है, पाई बाय 4, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, सॉरी पाई बाय 2, ठीक है बच्चे, पाई बाय 2, ठीक है बच्चे। मान लो मैं एक फिगर सी बताता हूँ, जैसे मान लो एक वेव यहाँ आ रही है ऐसी, ऐसे से आ रही है, देखो यूं, और एक वेव यूं आ रही है, ये ठीक ऐसे मिल रही है यूं, मतलब इसकी पूरी एक वेव आ रही है, इसकी क्या आ रही है, 3/4 आ रही है। तो यहाँ फेज एंगल आप समझ रहे हो, इसकी कंप्लीट आ गई और इसकी 3/4 आ गई। कितना फेज डिफरेंस होगा फिगर के हिसाब से, खैर ऐसा कुछ आएगा नहीं, 1/4 मतलब 1/4 वेव इसकी थोड़ी इससे आगे खिसकी हुई है। 1/4 वेव कितने के बराबर होती है, पाई बाय 2, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई बाय 2। अभी देखो बच्चे मैं सच्ची बता रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, बट एक्चुअली क्या है, हमको फिगर समझनी भी नहीं है, हमको 2 ही चीज़ों की फिगर समझनी है, एक इसकी और एक इसकी। क्या इन दोनों की फिगरों में कोई डाउट हुआ, नहीं हुआ ना। बाकी बस आप ये ध्यान रखना कि और कोई फेस में भी मिल सकती है, मतलब जरूरी नहीं पक्का पक्का एक दूसरे के अपोजिट हो, पक्का पक्का एक दूसरे के सपोर्टिव हो, ऐसा नहीं है हर बंदा आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा, बहुत अच्छा दुश्मन होगा। तो देखो अच्छे, जो भी होगा उसके अलावा कुछ भी होगा तो हम उस एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे जिस फेज में वो मिल रही है। जैसे मानो 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, बट 0 और 180 के बीच में भी हो सकता है। तो चलो बच्चे हम आपको क्वेश्चन से सिखा देते हैं, आप सीख जाओगे। चलो चालू करते हैं, ठीक है। इस वाली फिगर में फेज डिफरेंस लेंगे। हमारे पास 2 केस हैं इसमें, एक केस में 2 वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं जब फेज सेम है, और एक केस में अपोजिट है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रही हैं, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है उनमें। एक केस में दोनों का फेज सेम है और एक केस में अपोजिट है। सेम फेज मतलब ये वाला, अपोजिट फेज ये वाला। तो अगर हमें एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, ठीक है। अरे यार इसको A² कर देना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देना, ठीक है, सॉरी बच्चे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सर मैं वही तो कह रही हूँ, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में R = √A² + B² होता है ना, ठीक है। तो देखो बच्चे अब करते हैं, बस बच्चे उधर देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर = A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस सेम फेज में क्या होता है 2A1 A2 cos 0। cos 0 कितना हो जाता है बच्चे, 1 हो जाएगा ये। तो इसको बच्चे लिख सकते हैं A1 + A2 का होल स्क्वायर। कैसे, A1 + A2 का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। अगर दोनों साइड रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड रूट ले लो क्या आ जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर 2 वेव्स सेम फेज में इंटरफेयर करें तो उनका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। समझ रहे बच्चों। अब अगर हम बात करें कि 2 वेव्स अपोजिट फेज में इंटरफेयर कर रही हैं, 2 वेव्स अपोजिट फेज में इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक अपोजिट फेज में, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, A1² + A2² + 2A1 A2 cos 180 डिग्री। अपोजिट फेज मतलब 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है, -1 होता है। ये हो जाएगा A1² + A2² - 2A1 A2। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा A1 - A2। अगर अपोजिट फेज में है तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये तो बात की हमने एम्पलीट्यूड की। देखो अच्छे, खैर यहाँ पर हम जब ज़्यादातर पढ़ेंगे तो एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हम इंटेंसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अब आखिर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, चलो अच्छे कोई बच्चा बताएगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब हम एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं वेव का, उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी पढ़ते हैं, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में सिमिलैरिटी क्या होती है और फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता दूं बच्चे। जैसे मान लो आपके पास एक मैं स्ट्रिंग दे दूं, आपको मैं एक रोप दे दूं, रस्सी दे दूं मोटी सी, रस्सा, जैसे में रस्सा खींच खेलते हैं ना वो वाली। तो उसमें क्या है, मैं आपको कहूँ लोग एक साइड से मैंने पकड़ रखी है, दूसरी साइड आप जाके वेव प्रोड्यूस करो,
और आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हो छोटी छोटी सी, तो मैं कह रहा हूँ यार ये तो बहुत छोटे एम्पलीट्यूड की वेव है, बड़ी बड़ी प्रोड्यूस करो। तो अगर आपको बड़ी वेव प्रोड्यूस करनी होगी तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, साइज बड़ा करोगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे। एम्पलीट्यूड साइज से एसोसिएटेड होता है, बट आप जब उसको बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी आप खर्च करोगे तो जो इंटेंसिटी होता है वो एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड होता है। बट जब किसी एक वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो उसकी इंटेंसिटी भी साथ साथ में बढ़ती है। अब मान लो आपको रोक दी मैंने ऐसे वेव बनाने के लिए, अब मैंने कहा बड़ी बनाओ, तो आप ज़्यादा जैसे ऐसे एनर्जी लगाओगे तो आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, और आपको एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वेव की बढ़ जाएगी। बट किस तरीके से आखिर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन होता है, क्यों होता है बच्चे, अभी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो बच्चे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऐसा देखा जाता है, ऐसा ऑब्जर्व फिनोमेना है। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि अगर ये रिलेशन है तो एम्पलीट्यूड की अगर ये इक्वेशन बनी तो इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई लग जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 ए स्क्वायर रेजिस्टेंस की जगह आई रख दो ना, ए स्क्वायर की जगह आई, रिजल्टेंट A1 की जगह I1, A2 की जगह I2, क्योंकि स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है, I आ जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 रूट I1 I2 cos फाई। इस रिलेशन के बिहाफ पे हम एम्पलीट्यूड की रिलेशन के साथ साथ इंटेंसिटी का रिलेशन दे देते हैं। अब देखो जब बात तो ये इंटेंसिटी के रिलेशन की, अब एक्चुअली में क्या होगा, जब दो वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो नेट इंटेंसिटी क्या बनेगी, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी तो नेट इंटेंसिटी क्या बनेगी। बच्चों, अब हमने आपको कहा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है जब दो वेव सेम फेज में मिल रही हैं और जब दो वेव अपोजिट फेज में मिल रही हैं। अरे बच्चे गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, आगे देखो, इधर देखो। तो अगर दो वेव सेम फेज में मिल रही हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसे हमने एम्पलीट्यूड में किया था। बस सेम फेज में क्या होता है बच्चे, कॉस फाई क्या हो जाता है, कॉस फाई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि फाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएं, रिजल्टेंट निकालें सेम फेज के लिए, सेम फेज के लिए, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस, क्योंकि कॉस फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2I1 I2। देखो बच्चे, अगर इसको लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो a का स्क्वायर ये हो गया, b का स्क्वायर ये हो गया, 2ab ये हो गया। ठीक है, कोई डाउट बच्चे? अब एक्चुअली क्या है कि अगर अपोजिट फेज की बात करें, जैसे हम बात करें अपोजिट फेज की, तो उस केस में अगर हम यहाँ पर निकालें रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अपोजिट फेज की बात करें तो अपोजिट फेज में क्या होता है, कॉस फाई क्या हो जाता है, -1, फाई कितना हो जाता है, पाई 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 क्या हो जाएगा ये, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। चलो बच्चों, अब इसके अलावा हम आपको एक और फिर से क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये इंटेंसिटीज इक्वल हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, कोई बीच में आंसर नहीं देगा, पहले सुनेगा। अगर I1 और I2 बराबर हों I के, तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी ये आपको बताना है। तो ये हमने इंटेंसिटी के बारे में भी सीख लिया। तो मेन हमारा फर्स्ट काम यही था कि दो वेव कैसे इंटरफेयर कर रही हैं, और उसमें भी इंटरफेरेंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक कि वो सेम फेज में कर रही है और अपोजिट फेज में कर रही है। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर था अभी के लिए। अब बात बच्चों आगे बढ़ती है। मैंने इस इंटरफेरेंस के साथ एक टर्म लिखी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लाइट वेव है, क्योंकि लाइट को वेव ही मानते हैं। अगर लाइट वेव है तो लाइट भी इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं, कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी। यंग्स ने एक सवाल उठाया और कहा कि भैया अगर लाइट वेव है तो लाइट को भी इंटरफेरेंस शो करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन।
यंग्स ने कहा कि हमने लाइट में कंस्ट्रक्शन तो देखा है बट कभी लाइट में डिस्ट्रक्शन नहीं देखा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा कि लाइट मिल के एक दूसरे को कैंसिल कर दे किसी पॉइंट पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, लाइट एक वेव है, हर वेव इंटरफेरेंस दिखाती है। वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। लाइट जब वेव है तो लाइट भी इंटरफेयर करेगी। मान लो किसी एक पॉइंट पे दो सोर्स से लाइट आ रही है, यहाँ से एक्स और वाई सोर्स से। अब उस पी पॉइंट पे लाइट जो है वो इंटरफेयर करेगी, कंस्ट्रक्टिवली भी कर सकती है और डिस्ट्रक्टिवली भी कर सकती है। यंग्स ने ये कहा कि हमने लाइट को कभी भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हुए नहीं देखा है। डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइट मिलके डार्कनेस प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पे हमने एक आपको सिचुएशन बताई थी अभी, ठीक है, कि जब दो वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तो इंटेंसिटी घट जाती है। समझ रहे हो बच्चों? जब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तो इंटेंसिटी घट जाती है। अब देखो, जैसे मान लो हमने आपको बताया, आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो, I1 I2 = I हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? ऐसे केस में जब हम बात करते हैं सेम फेज की, तो सेम फेज में ऐसे केस में इंटेंसिटी क्या हो जाती थी? क्या हो जाएगा? √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम I1 की जगह I और I2 की जगह I पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाता है? 4I। और अपोजिट फेज की बात करें तो हम इसके अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करें, √I1 - √I2, इन दोनों में सेम वैल्यू I पुट कर दें तो यहाँ 0 आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर दो वेव एक दूसरे में अपोजिट फेज में मिलें, डिस्ट्रक्टिवली करें, तो नेट इंटेंसिटी 0 हो जानी चाहिए। मतलब लाइट मिलके क्या कर सकते हैं? डार्कनेस। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि लाइट मिलके डार्कनेस प्रोड्यूस कर सके? यंग काफ़ी परेशान था, उसने कहा कि हर वेव इंटरफेरेंस शो करती है, हर वेव इंटरफेरेंस शो करती है। भाई वेव है तो इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस में क्या होता है? अगर कंस्ट्रक्शन हो तो बढ़ जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो तो घट जाएगी। बट यंग्स ने कहा मैंने कभी भी वेव्स को, खासकर लाइट को, डिस्ट्रक्शन करते हुए नहीं देखा है। मतलब कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि लाइट प्लस लाइट = डार्क होना चाहिए, क्योंकि लोग लाइट को क्या मानते हैं? वेव मानते हैं, और वेव की तो प्रॉपर्टी ऐसी है। जैसे मान लो यहाँ से वेव आई, यहाँ से वेव आई, ऐसे मिली लाइट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। क्या आप लोगों ने कभी अभी आज तक के लाइफ में देखा है कि कभी दो लाइट, जैसे यहाँ से दो लाइट आ रही हो और डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही हो? देखा है? मैंने भी नहीं देखा। बट एक्चुअली क्या है, यंग्स काफ़ी परेशान रहा। उसने कहा कि भाई अगर लाइट वेव है और वेव इंटरफेरेंस शो करता है, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, मतलब सेम फेज में भी हो सकता है और अपोजिट फेज में भी हो सकता है। बट मैंने कभी अपोजिट फेज वाला नहीं देखा। कभी भी लाइट को मिल के डार्कनेस प्रोड्यूस करते हुए नहीं देखा। वो उसके पीछे लगा रहा और आखिरकार एक टाइम उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया उसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसने करके दिखाया कि लाइट और लाइट मिलके भी डार्कनेस प्रोड्यूस कर सकता है। बट जब उसने करके दिखाया तो लोगों को ये बताया कि आम जिंदगी में लाइट और लाइट मिलकर डार्कनेस क्यों नहीं हो सकती। उसके कुछ कारण थे, जो कि कारण हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाइट मिलकर डार्कनेस प्रोड्यूस होती तो है बट हमें डेली लाइफ में दिखती नहीं है। तो ये अच्छे उसकी कहानी। एक्चुअल में क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यंग्स ने ये कहा कि जब कंस्ट्रक्टिवली दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो हमको रिजल्टेंट काफ़ी बड़ा हुआ दिखता है, और जब डिस्ट्रक्टिवली मिलते हैं वो लोग, मतलब अपोजिट फेज में मिलते हैं, तो रिजल्टेंट काफ़ी कम मिलता है। तो यंग्स ने ये कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हमको कभी भी लाइट और लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या लाइट और लाइट का अपोजिट फेज में मिलना नहीं दिखता है। हमारे केस में हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि लाइट और लाइट मिलके डार्क बनते हैं। तो यंग्स बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा लाइट वेव होती है। लाइट क्या होती है बच्चे? लाइट वेव होती है, और वेव का इंटरफेरेंस होता है, और वेव ऐसी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। तो काफ़ी परेशान हुआ, काफ़ी टाइम लगाया उसने। बहुत टाइम लगाने के बाद उसने कुछ निष्कर्ष पे निकला। उसने ये बताया फाइनली लोगों को कि हमको लाइट प्लस लाइट = डार्क इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि इसका कारण ये था कि इस फिनोमेना को देखने के लिए हमारे पास
जो सोर्स होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स। क्या लास्ट क्लास में किसी का नोट्स तो नहीं दिया गया था? चलो अच्छे। तो जो सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? जो सोर्स होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए। अब क्या होता है बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है कि सोर्स कोहेरेंट का क्या मतलब हुआ भाई? आखिर मतलब क्या हुआ कि सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअल में क्या है बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखो रियल लाइफ में अगर आप दो सोर्स लेते हो, जैसे मान लो लाइट का सोर्स है S1 और लाइट का सोर्स है S2, तो हमको लाइट प्लस लाइट डार्क इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये दोनों सोर्स आपस में कोहेरेंट नहीं है। अब कोहेरेंट जैसे मैं टर्म बोलता हूँ बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता, बट मैं आपको ना एक आइडिया दिखाता हूँ। इधर देखो, पिक्चर देखो, इधर देखो, ये दो सोर्स हैं, यहाँ से लाइट निकल रही है, P पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ऐसे अपोजिट मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट मिल रही है, तो लाइट प्लस लाइट मिलके क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए, कैंसिलेशन होना चाहिए। मतलब दो लाइट मिलके यहाँ पे डार्कनेस प्रोड्यूस होनी चाहिए थियोरेटिकली, बट ऐसा होता है या नहीं होता है? अब एक्चुअली बच्चों होता तो है ऐसा, बट वो बहुत कम इंस्टेंट के लिए होता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। कैसे? हमारे सोर्स ज़रूरी नहीं है हमेशा इसी तरीके से वेव छोड़े, ऊपर से ही वेव छोड़ते रहें। हमारे सोर्स कभी ऊपर से वेव छोड़ रहे होते हैं, जैसे मान लो अभी ये ऐसे छोड़ रहा है, ये ऐसे छोड़ रहा है, कुछ देर हुई इसने कैसे वेव छोड़नी चालू कर दी, कुछ ही सेकंड में, माइक्रो सेकंड में ये ऊपर से छोड़ रहा है और ये मान लो नीचे से छोड़ने लग गया। ये वेव कैसे छोड़ने लग गया? जैसे ऊपर से आ रही है वेव, कैसे आ रही है? नीचे से। अब ये दोनों एक दूसरे को सेम फेज में मिल रहे हैं तो ब्राइटनेस हो जाएगी, और ये इतना फास्ट होगा कि हमको फ़र्क महसूस नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब उस पॉइंट पे डार्कनेस प्रोड्यूस हुई थी, बट इतने कम टाइम के लिए हुई थी कि वो हम नहीं देख पाए। अगर कोई इंसान हमारे आँखों के सामने से बहुत तेज़ी से निकल जाए तो हमारी आँखों से देख भी नहीं सकती, पता है आपको? अगर आपको इनविजिबल होना है तो एक तरीका है, आप फास्ट हो जाओ। अगर आप फास्ट हो जाओगे तो आप इनविजिबल हो सकते हो आँखों के लिए, कैमरे से नहीं। कैमरे में तो फिर भी कैप्चर हो सकते हो, हाई स्पीड कैमरा वैमरा लगा के फिर भी आप कैप्चर हो सकते हो, बट अगर आप बहुत फास्ट दौड़ोगे, बहुत फास्ट, तो आप हो सकता है इनविजिबल हो, क्योंकि मेरी आँखें इतनी आसानी से फास्ट मूविंग बॉडी को ज़रूरी नहीं देख पाएंगी। जैसे एग्जांपल है ये ब्लेड्स हैं पंखे के, जब ये रुके हुए होते हैं तो 3 ब्लेड दिखते हैं, बट जब ये घूम रहे होते हैं तो हम पता नहीं लगा पा सकते कि कौन सा ब्लेड कहाँ है, जब तक उसको मार्क नहीं करो। और मार्क भी कर दो तो भी आपको ज़्यादा फास्ट मूव कहेगा तो नहीं समझ में आएगा किधर है। तो ये इतना जल्दी फ्लक्चुएशंस होते हैं यहाँ पर, इसलिए हमको ये पता नहीं लग पाता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। समझे या नहीं समझे? क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। इतना फास्ट फ्लक्चुएशन होगा कि हमको ये नहीं दिख पाएगा कि क्या, मतलब क्या घट रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमको पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमको लाइट प्लस लाइट मिलके डार्क, लाइट प्लस लाइट मिलके डार्क नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। परमानेंट बना नहीं रहेगा ना, वो कुछ माइक्रो सेकंड में चेंज हो जाएगा। मतलब ये दोनों जैसे सोर्स हैं, यहाँ से लाइट, यहाँ पे लाइट आ भी रही होगी और यहाँ पर लाइट भी हो रही होगी, ब्राइट भी बन रहा होगा, डार्क भी बन रहा होगा, बट वो इतनी फास्ट चेंज हो रहा है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे हाई स्पीड कैमरे से शायद देख सकते हो, बट एक्चुअली और भी कंडीशंस होती हैं, सिर्फ ये कंडीशंस नहीं। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आपको दिख भी जाए दो सोर्स से, मतलब हो भी रहा होगा, जैसे इस रूम में आज हो भी रहा है, बट वो इतना फास्ट हो रहा है कि हम उसको नहीं पता लगा पा रहे, क्योंकि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं है। अब कोहेरेंट का मतलब क्या होना है, क्या होता है? दोनों का सेम फेज डिफरेंस होना, दोनों का कोहेरेंट, दोनों का सेम फेज डिफरेंस, दोनों का सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब दोनों का फेज डिफरेंस सेम का मतलब क्या होना चाहिए? बात देखो, इसका सीधे सीधा मतलब ये है कि दोनों फेज अगर फ्लक्चुएट हो रहे हो तो साथ साथ ही हो, ऐसा ना हो कि एक अलग का जा रहा है और एक अलग जा रहा है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये इसकी वेव ऊपर से जा रही थी, इसकी ऊपर से जा रही थी, अब इसकी ऊपर से जा रही है, इसकी नीचे से जा रही है। अगर मान लो दोनों ऊपर से जा रही होती, फिर एकदम से दोनों ही नीचे से जा रही होती, दोनों एक साथ चेंज हो रही होती, तो ऐसे में अगर दोनों साथ ही चेंज हो रही होती तो हमको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों आपस में कैसी होती? सिंक्रोनाइज होती। कैसे होती? सिंक्रोनाइज। तो फिर यंग्स ने सोचा भाई कोई भी दो सोर्स कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते, तो उसके दिमाग में आया कैसे करूं भाई, कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाऊं?
तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम दिया YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट। तो उसने कहा सोर्स तो दो कोहेरेंट नहीं हो सकते, बट एक ही सोर्स को दो स्लिट में बांट लेते हैं, दो स्लिट से पास करा देते हैं। ये स्लिट बना दी मान लो, और ये सोर्स यूज़ कर लिया, ठीक है बच्चों, एक ही सोर्स यूज़ कर लिया, एक सोर्स को स्लिट से पास कराया, तो वो हमको कैसे दिखे, दो सोर्स की तरह दिखे। एक बल्ब ले लिया, मतलब गत्ता लगा दिया, यहाँ छेद कर दिया, समझो बच्चे। अब लाइट यहाँ से जा रही है और यहाँ से जा रही है, तो ये एक अलग सोर्स आ गया, ये बंद कर दिया, यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से लाइट जा रही है, तो एक सोर्स S1 बन गया और एक सोर्स S2 बन गया। बट इसका जो दो सोर्स हमको दिख रहे हैं, इसका इनिशियल सोर्स क्या है, यही है, सेम है। तो अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये एक ही सोर्स से निकली हुई वेव्स हैं, एक ही सोर्स को दो सोर्स में बांटा गया है, तो ये आपस में सेम फेज में रहेंगे। फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लो मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ बच्चे, ज़्यादा डीप में मत जाना है, बस ऊपर से। जैसे मान लो ये ऊपर से आ रहा है, नीचे से ऊपर से जा रहा है, फिर ये ऊपर से नीचे से, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिंक्रोनाइज ना हो। अगर जैसे यहाँ से भी ऊपर से आ रहा है तो यहाँ से भी ऊपर से आएगा, यहाँ से नीचे से आ रहा है तो यहाँ से भी नीचे से जाएगा, एक ही तरीके से दोनों वेव्स गुजरेंगी। तो दो सोर्स कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकते, बट एक ही सोर्स को दो में स्प्लिट कर देना एक बहुत बेटर मेथड था एक कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए। वो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस क्या हो, सेम हो, और उससे यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसने करके दिखाया कि लाइट मिलके क्या बन सकते हैं, डार्कनेस भी प्रोड्यूस हो सकती है। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको डेरिवेशंस करने को आते हैं, यस सर, उसके बाद हमको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। बट इन सबको समझाने से पहले मैं आपको एक डायरेक्टली कहानी बताता हूँ, क्या थी शॉर्ट में। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, डायरेक्टली बताता हूँ क्या थी कहानी। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि वो दो सोर्स यूज़ नहीं कर सकता, एक ही सोर्स से उसको दो बांटने पड़ेंगे, तभी वो एक्सपेरिमेंट सफल हो पाएगा, वरना वो सफल नहीं हो पाएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इवन इसके अलावा इसमें वो एक ही कलर की लाइट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। मोनोक्रो CHR, पता क्या होगी बच्चे, स्पेलिंग बताओ। मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे क्या होता है, बट उससे पहले आप इसकी डायग्राम देखो और ये समझ लो ऊपर से कैसे सेटअप होता है और क्या बनता क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चे ऐसा सेटअप होता है, एक सोर्स होता है हमारा, दो स्लिट्स होती है हमारी, ये स्क्रीन होता है हमारा, क्या होता है बच्चे, ये स्क्रीन होता है हमारा, और यहाँ से लाइट जाती है। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, हम आपको डिटेल में समझाएंगे, बस ऊपर की कहानी देख लो क्या होता है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा, डिस्कशन होगा, सब करेंगे। यहाँ से जैसे लाइट कहीं जा रही है, यहाँ से जा रही है कहीं, अगर वो कंसेक्टिवली मिल रही है तो ये ब्राइट, यहाँ ब्राइट हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिवली मिल रही है यहाँ से और यहाँ से आके तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ऐसी फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा जो आपके डाउट्स हैं सब लेंगे, बट एक ऊपर से एक ओवरव्यू हम बता रहे हैं कि ऐसे फ्रिंजेस तरीके से मान लो देखने को मिल रही है। अब जो भी आपका क्वेश्चन हम सब बताएंगे बच्चे, बट एक बार इसको समझो। जहाँ डार्क बना वहाँ डार्क क्यों बना, क्योंकि वहाँ पर जब इस सोर्स से और इस सोर्स से लाइट गई होगी, वो कैसे मिली होगी, अपोजिट फेस में मिली होगी, मतलब कैसे मिली होगी, डिस्ट्रक्टिवली मिली होगी। कैसे मिली होगी, डिस्ट्रक्टिवली। तो हमने एक चीज़ आपको बताई थी बच्चे, जहाँ यहाँ डिस्ट्रक्टिवली मिली है और जहाँ बिल्कुल ब्राइट बन रहा है वहाँ कैसे मिली होगी, कंसेप्टिवली। बीच में, इसके बीच में जो ठीक फ्रिंज होती है ना, बीच वाली, वो ब्राइट होती है, उसको सेंट्रल ब्राइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट। अच्छा, ये समझ लेना, सेंट्रल ब्राइट समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है बच्चे, हमने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि अगर दो सोर्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी I और I है, दोनों की इंटेंसिटी क्या है, I। अगर वो कंसेप्टिवली मिले, मतलब सेम फेज में मिले, तो 4I हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लो ये 0 हो गया, अगर दोनों की इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, समझो बच्चे। बट अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम ना हो तो क्या ऐसा होगा कि ब्राइट वाली जो बिल्कुल ब्राइट है वो 4I हो जाएगी और जो बिल्कुल डार्क है वो 0 होगी, तो शायद ऐसा ना हो। फिर क्या करेंगे, फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फॉर्मूला निकाला था, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला और मिनिमम इंटेंसिटी वाला।
अब मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी इंटरफेरेंस के अंदर अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 I2 2 I1 I2 cos phi। अब इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब बनेगी? जब cos phi की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी? कितनी होगी? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और ऐसे केस में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? सपोर्ट कर रहे होंगे। और मिनिमम इंटेंसिटी कब बनेगी? जब cos phi क्या होगा? -1 होगा। यार कैसी बात करते हो बच्चे? 180 पे होगा भाई, 90 पे 0 होगा। 90 पे 0 होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मान लो इस स्लिट से भी आई इंटेंसिटी आ रही है, इससे भी आई इंटेंसिटी आ रही है। अब इधर देखो, इससे दोनों स्लिट से सेम इंटेंसिटी तभी आएगी जब दोनों स्लिट की विड्थ बराबर हो। विड्थ क्या हो? बराबर। अगर कोई एक स्लिट को साइज बड़ा कर दो आप, तो उससे लाइट ज़्यादा पास होगी, कम पास होगी, क्या होगा? साइज अगर सेम नहीं होगा तो लाइट सेम पास होगी। तो जो इंटेंसिटीज़ का रेशियो होता है I1 बाय I2, वो विड्थ ऑफ स्लिट के रेशियो के बराबर होता है। विड्थ ऑफ स्लिट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चे? विड्थ ऑफ स्लिट। बस बच्चे, अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इतना बताने के बाद रुक जाओ। को एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि किसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और एक्सपेरिमेंट में हमने विड्थ का साइज सेम नहीं लिया, विड्थ का साइज अलग अलग लिया। जब हमने विड्थ का साइज अलग लिया तो हमें जो मिनिमम इंटेंसिटी मिली और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, उसका रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चे बताना? 9/25। और क्वेश्चन में पूछा है कि विड्थ ऑफ स्लिट क्या होगा? W1/W2, ये पूछा हुआ है। अब एक्चुअल में क्या है बच्चों, जब हम लोग YDSC का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, अगर विड्थ का साइज सेम नहीं होगा तो इंटेंसिटीज़ का कुछ भी रेशियो आ सकता है। तो अब एक्चुअली क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? इधर बच्चे, मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर क्या हुआ है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब जहाँ कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि सेम फेज, डिस्ट्रक्टिव मतलब अपोजिट फेज। तो नाम में कंफ्यूज मत होना बच्चे, एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिठा लो, ठीक है? तो ये किसके बराबर हुआ? मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलती है? यहाँ मिलती है। ये हो गया, ठीक है? ये हमारा है। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ये विड्थ ऑफ स्लिट, इसका रेशियो चाहिए ना। मतलब हमको क्या चाहिए? I1/I2 चाहिए, ठीक है? अच्छा, करते हैं अब इसको। दोनों साइड वो ले लें बच्चे। हमें अब मत बताओ बच्चे, कोई भी आपको टाइम दिया था, अब कोई कमेंट नहीं करेगा। इधर देखो, अब कुछ भी आए आपका आंसर गलत है, क्योंकि जब टाइम दिया जाता है तब सही है। देखो बच्चे, दोनों साइड रूट ले लें तो क्या आ जाएगा? 3/5। ये क्या हो जाएगा? रूट I1 माइनस रूट I2 रूट I1 प्लस रूट I2। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इस, ठीक है? इन दोनों को इधर उधर भेज दो। क्या आ जाएगा ये? 3 रूट I1 प्लस 3 रूट I2 इज इक्वल टू 5 रूट I1 माइनस 5 रूट I2। I1 को एक साथ कर देंगे, I2 को एक साथ कर देंगे। देखो बच्चे, 6th क्लास के बच्चे नहीं हो आप, ठीक है? फोर आ गया, स्क्वायर कर देंगे 16। देख लेंगे बच्चे, I1/I2 इज इक्वल टू 16/1। तो इंटेंसिटी का रेशियो ये है, तो वेट का रेशियो भी ये है। सर आप मुझे बोल रहे थे।
हमारे पास YDSC के एक्सपेरिमेंट में आमतौर पे जो हम लोग स्लिट्स यूज़ करते हैं, स्लिट की साइज़ सेम ही होती है। वो बात अलग है कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमने स्लिट की साइज़ क्या ली है, अलग अलग ली थी यहाँ पर, बट आमतौर पे स्लिट साइज़ क्या होती है, सेम होती है। स्लिट साइज़ सेम होगी तो जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी 4i होगी और जो डार्क होगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चे आपको? तो ये हमको देखने को मिलता है बच्चे। अब एक्चुअली क्या है बच्चे, ये हमारे को समझ में आ गया। इसके अलावा क्या होता है, एग्जामिनेशन में हमसे किस तरीके का डेरिवेशन पूछा जाता है और क्या हमको निकालना होता है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, लाओ नहीं बच्चे, ठीक है, ये इसको दौरे पड़े मेरी की बच्चे।